So we'll go ahead with questions of AC circuit. So पहला example 13.1, an alternating voltage is given by E equal to 6 sin 314t. Find the peak value find करना है आपको, frequency find करना है and time period and instantaneous value at t equal to 2 milliseconds. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. What you have been given is, आपको गिवन में EMF का सिग्नल दिया है E equals to 6 sin of 314t. आपको फाइंड करना है पीक वैल्यू. यू आर सपोज टू फाइंड आउट द पीक वैल्यू ऑफ EMF E0. You are supposed to find out frequency, that is F. You are supposed to find out time period, capital T, and you are supposed to find out instantaneous value of EMF. EMF की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 2 milliseconds पे, at 2 milliseconds. So these are the parameters that you are supposed to find. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, absolutely nothing. So how to solve this? पहले तो let us talk about which formula you will need. बहुत सिंपल है. क्या क्या लगने वाला है आपको? What is the general waveform of EMF? क्या होता है वो? E0 sin ओमेगा t. तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को सिर्फ कंपेयर करके ही तुमको पीक वैल्यू मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा. आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो ओमेगा मिल गया, तो 2 पाई एफ इज बेसिकली ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो यहाँ से एफ मिल जाएगा आपको ओमेगा बाई 2 पाई. फिर आपको चाहिए टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा. 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना टाइम पीरियड. देन लास्टली क्या चाहिए? EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू 2 मिलीसेकेंड्स पे. तो यही इक्वेशन में सिर्फ t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 मिलीसेकेंड्स. सिंपल. सो यू जस्ट कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2. जस्ट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with 2, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF? 6. तो पहला काम हमारा हो गया. पीक वैल्यू 6 वोल्ट. 6 वोल्ट. गुड. फिर हमको चाहिए था फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हुए बताया मैंने, 2 ओमेगा बाय 2 पाई. ओमेगा बाय 2 पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? 314 बाय 2 पाई. पक्का. अब ये जो 314 है, 314, क्या मैं इसको, कैन आई राइट दिस एज 3.14 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या ऐसा? यस. तो 3.14 इंटू 100 अपॉन 2 पाई. ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 50 था. तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज का. 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसी मिल गया. तो टाइम पीरियड या तो ऐसा निकाल लो, या तुमको पता है टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. एक ही बात है. तो टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी विच इज 1 बाय 50. तो यू हैव 1 बाय 50 कितना होता है? 1 बाय 5 कितना होता है? 0.2. और ये 10⁻⁻1, तो कितना हो गया? 0.02 सेकेंड. ये हो गया टाइम पीरियड. और क्या चाहिए था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF. E इक्वल टू 6 साइन ऑफ 314t. E इक्वल्स टू एट t इक्वल टू 2 मिलीसेकेंड बोला है ना आपको. तो क्या करना, सिर्फ टाइम के जगह पे 2 मिलीसेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना. तो साइन ऑफ 314. गुड. 2 मिलीसेकेंड मतलब 2 इंटू 10⁻³ मिलीसेकेंड आ गया. पक्का. श्योर. हाउ मच इज दिस? 628 इंटू 10⁻³ मतलब 0.628. हाँ, लेकिन 0.628 को कैलकुलेट कैसे करोगे? 2 पाई बाय 10. तो 2 पाई बाय 10 उसको कैसे कैलकुलेट करोगे फिर? अज्यूमिंग, एक काम करना, सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिकली सोचो. ये 628 है कि नहीं? 628 है ना? वेरी गुड. तो इसको 6.28 लिखा अगर मैंने, इसका मतलब यहाँ के 10 के जो 2 पावर है इसको दे दिए तो कितना बचा?
-1, ये कितना है 2 पाई, 2 पाई, और नीचे कितना है 10, तो ये कितना हो गया पाई बाय 5। आई एम आस्किंग यू कि हाउ डू यू फाइंड आउट साइन ऑफ पाई बाय 5, दैट माई क्वेश्चन टू यू, विदाउट लॉग टेबल, विदाउट कैलकुलेटर। नहीं, मेरे को प्रोसेस बताओ, आई डोंट वांट टू नो नियर अबाउट आंसर्स। How do you find out sine of pi by 5? तो अभी थोड़ा ज़्यादा सोचो इसके बारे में। यू शुड नो दिस, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा तो क्या काम है, आई हैव कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बट यू नीड टू थिंक मैथमेटिक्स के, तुमको लगेगा यू हैव टू नो दिस कि हाउ टू फाइंड सच वैल्यूज। तो वर्कआउट करो उसको, उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुमने सीखा है मैथ्स में, जिनका मैथ्स था उनको पता होना चाहिए। 0.628 का साइन 0.628, और वो ये रेडियन में नहीं है, ये किसमें है, डिग्री में है। डिग्री में ना ये पक्का, श्योर, हाँ कि ना? इज दैट इन डिग्री और इज इट इन रेडियन? रेडियन, श्योर, क्योंकि टाइम वाज इन सेकेंड। तो टाइम अगर ऐसा यूनिट में है तो वो रेडियन में आता है, क्योंकि ओमेगा इटसेल्फ इज रेडियन पर सेकेंड। तो सेकेंड और ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो वो रेडियन में है, रेडियन में। तो रिमेंबर रेडियन में, तो कैलकुलेशन करते वक्त भी ध्यान देना वो रेडियन में है। 0.628, इसका क्या लेंगे साइन, 0.58 समथिंग समथिंग इंटू क्या करेंगे 6, तो 3.525, तो दिस इज 3.525 वोल्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, डन। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13.2, an alternating voltage is given by E equal to 140 sine of 3142t is connected across a pure resistor of 50 ohm. Find the frequency of the source, the RMS current through the resistor. Extremely simple question. हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को, उसका आपको पहले तो वेवफॉर्म दिया है 140 साइन ऑफ 3142t, ये हमने एक प्योर रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो नो लीड नो लैग वाला केस है। करंट एंड ईएमएफ विल बी इन फेज। तो आपको गिवन पैरामीटर में यू हैव बीन गिवन द वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट, मतलब ईएमएफ साइन ऑफ 3142t, और आपको रजिस्टर की वैल्यू बता दी 50 ओहम, और दे आर आस्किंग यू, क्या पूछा है आपसे, पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, एंड they are also asking you what is the RMS value of the current through the resistor. Again a simple question. Which formula you will be using? Number one, you will be using the standard equation of alternating EMF. फिर यहाँ से तुमको पीक वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ से तुमको ओमेगा मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तुम कंपेयर करके यू कैन फाइंड आउट पीक वैल्यू एंड द ओमेगा वैल्यू। और क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए IRMS, ठीक है, लेकिन तुमको फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ यूज करना पड़ेगा। और क्या चाहिए तुमको IRMS, व्हाट इज IRMS? ERMS बाय इम्पेडेंस, यहाँ पे इम्पेडेंस के नाम पे सिर्फ रेजिस्टेंस है, क्योंकि द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। और ये ERMS क्या होता है, पीक वैल्यू बाय √2, क्या होता है ये, पीक वैल्यू बाय √2, तो पीक वैल्यू बाय √2R, ऐसा ही होता है ना, गुड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। तो यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जस्ट बाय कंपेयरिंग यू गेट द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू इज 140 वोल्ट्स। और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, कभी कभी जानबूझ के इधर ऐसा मिली वोल्ट लिखा होता है, यहाँ नहीं लिखा है तो मतलब ये वोल्ट में ही है, अगर लिखा होता तो मिली वोल्ट में आता। तो ये आ गया आपका पीक वैल्यू 140 वोल्ट का। उसके बाद आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई 3142, ये दोनों आ गया। अब पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 3142 इंटू 2 पाई। तो ये 3142 को मैं 3.142 इंटू 1000 लिख लेता हूँ 10⁻³ 2f
2 pi f 2 pi f, तो you have pi and pi cancelled out, तो frequency is 1000/2, 1000/2 is 500, तो 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मिल गया 500 हर्ट्ज का, वेरी गुड। अभी क्या चाहिए था और RMS करंट, तो RMS करंट इज इक्वल्स टू E0/√2R। E0 की वैल्यू 140 है, √2 रेजिस्टेंस कितना था, आई थिंक 50 था ना, 50। व्हाट इज 14/5? बहुत लेट, बहुत टाइम लगा देते हो ये, दैट इज बेसिकली 2.8 14/5 इज 28/10 विच इज 2.8, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7071, तो मैं सिर्फ 0.7 लिख देता हूँ। व्हाट इज 28 7 जा 28 7 जा अप्रोक्स आएगा, लेकिन कैलकुलेशंस 28 7 जा इज 28 10 जा माइनस 28 3 जा, 28 10 जा इज 280, 28 3 जा 20 into 3 कितना होता है? हाँ वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। इट्स 1.97 के आसपास, तो ठीक है, यू कैन यूज डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज ओके, लेकिन रफली यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। तो ये हो गया आपका 14/√2 विच वॉज 1.414। अरे 14 डिवाइड बाय √2, 14 ये 2.8 है, सॉरी 2.8 डिवाइड बाय √2 1.414 1.98, तो 1.98 एम्पियर। डन, देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, 1.9798, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन को आई थिंक यू आर सेइंग द सेम थिंग, बट एनीवेज अभी ऐसा है, इसको तुम इजी भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ठीक है, दिस इज 1.98 इज द आंसर, दैट इज ओके। अगर मुझे रफ कैलकुलेशन करने होंगे तो 14/5 इज 2.8, वेरी गुड, बराबर डिवाइड बाय कितना था, √2, डिवाइड बाय क्या था, √2। इसको मैं 1.4 into 2 लिख लेता, डिवाइड बाय √2 कर लेता, फिर आ जाता 1.4 into √2, 2/√2 is √2, √2 is also 1.4, 1.4 into 1.4 1.96, क्योंकि वो 1.4 का स्क्वायर हो गया, तो 1.96, तो वैसा भी चलेगा। 1.96 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, हमने एग्जैक्टली कर लिया तो एग्जैक्टली 1.98 आ रहा है। ये भी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि 0.7071 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13.3 एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, 200 मिली हेनरी मतलब 200 into 10⁻³ मतलब 2 into 10⁻1 0.2 is connected to an AC source of peak EMF, peak वैल्यू दिया है E0 210 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द पीक करंट, I0 की वैल्यू पूछी है आपको। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू, तो जब करंट अपने पीक वैल्यू पे होगा तो वोल्टेज कितना होगा। ओके तो पहले तो गिवन में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लो। गिवन में तुमको बोला है इंडक्टेंस का वैल्यू 200 मिली हेनरी एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू इट इज 0.2 हेनरी। गुड, देन दे आर टेलिंग यू दैट पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ मतलब E0, व्हाट इज E0, 210 वोल्ट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको पूछा है कैलकुलेट द पीक करंट, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट I0। और क्या पूछा है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक, तो E इक्वल टू E एट I इक्वल टू I0। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब E ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। ओके तो इजी है, टेल मी हाउ विल यू find out what is the peak value of current? E0 by ओमेगा एल, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है तो E0 by XL होगा वो। यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ।
V इक्वल टू आई आर वाला ही फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ पे V को बोलते हो E I, और रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस के लिए भी है, आरएमएस के लिए भी है, और ये पीक के लिए भी है। तो हमको तो पीक चाहिए था। और एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल। तो यहां से तुमको मिल जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये तो हो गया। ये तो हो गया। हाउ डू यू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज व्हेन द करंट इज एट पीक? तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये मैं डायरेक्ट तुमको सॉल्यूशन में बताता हूँ, सॉल्व नहीं करना, उसको डायरेक्ट आंसर आता है उसका। तो let us first find out this I0 equals to E0 by 2 pi FL। पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है? 210। 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? आई गेस 50 था क्या? यस। व्हाट इज इंडक्टेंस? 0.2। तो अभी बताओ, कैलकुलेशन बताओ। कैलकुलेशन 100 इंटू 0.2 मतलब 20, हाँ 20 पाई। गुड, ये हो गया कैंसल। तो 21/2 पाई, 21/2 पाई इज 6.28। तो लगभग 3 हो गया ये। तो इट इज 3 पॉइंट समथिंग। तो आंसर देखो क्या आंसर, इट इज 3.339। तो दिस इज 3.339, क्योंकि देखो 6.28 है ना, 7 होता तो क्या होता? 21/7 3 होता, तो 3 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। तो दिस इज 3.339 एम्पियर। नंबर 2 इज इजी। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हेन करंट इज एट इट्स पीक। रिमेंबर दिस इज एन इंडक्टिव सर्किट। सो इन एन इंडक्टिव सर्किट there is phase difference of pi/2 between E and I. So therefore remember, अगर एक साइन वेव तो दूसरा कोसाइन वेव है तो ईएमएफ लीड करता है। तो therefore I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी एंड E इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ईएमएफ मैंने इसलिए बोला जो लीड करता है उसको कॉस लिखना। इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है? ईएमएफ, तो वो कॉस हो गया, वो साइन है। और रिमेंबर देयरफॉर व्हेन I इक्वल टू I0 मतलब करंट इज एट पीक। अब मैं इतना सॉल्व करके दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करना था, आंसर 0 आने वाला है। क्योंकि जब तुम बोल रहे हो I इक्वल टू I0 मतलब I0 कैंसल, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। देयरफॉर साइन ओमेगा टी 1 मतलब ओमेगा टी कितना हो गया pi/2। तो E इक्वल टू E0 cos ऑफ ओमेगा टी मतलब E0 cos ऑफ pi/2 दैट इज इक्वल टू 0। वो सिंगल स्टेटमेंट था। फेज डिफरेंस pi/2 अगर है और अगर करंट लीड कर रहा है, पीक पे है करंट, तो ईएमएफ का वैल्यू 0 आने वाला है। लेकिन तुमको मैंने मैथमेटिकली सॉल्व करके दिया, तो बिकॉज बोर्ड में तुमको स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। डन। अगला क्वेश्चन 13.4। A capacitor of 2 microfarad is connected to an AC source of EMF 250 sin 100 pi t. Write an equation for instantaneous current through the circuit and give reading of AC ammeter connected in the circuit. Extremely simple question. हमको गिवन पैरामीटर में हमको बोला है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, 2 × 10⁻⁶ फैरड का। It is connected to an AC source of EMF is 250 sin of 100 pi t. Equation number 1. Write an equation for find the equation for instantaneous current I and also give the reading किसका reading? Ammeter का। What is the reading of ammeter? You know, RMS value। तो RMS वैल्यू पूछा है तुमसे, तो
You need to know which circuit is this. This is a capacitive circuit. Who leads, who lags? Current. Current leads. Very good. तो अगर E साइन है तो करंट कौन सा वेव होगा? कॉस. तो तुम लिख सकते हो I0 cos ऑफ ओमेगा टी. गुड. राइट. ये एक फॉर्मूला लगने वाला है. E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये लगने वाला है. इक्वेशन नंबर 2. अब देन कभी कभी क्या होता है, दे एक्सपेक्ट यू टू राइट डाउन आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन. तो अगर साइन के टर्म में लिखना है ना तो पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, और प्लस क्योंकि करंट लीड कर रहा है इसलिए प्लस. तो अगर एक्सपेक्टेड है कि साइन के टर्म में लिखो तो ऐसा लिखो. देन यू नीड टू फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू. आई आरएमएस इज ई आरएमएस बाय अरे रे कैसे √2. इम्पिडेंस. इम्पिडेंस यहाँ पे इम्पिडेंस कौन है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. देयर इज नो इंडक्टर, देयर इज नो रजिस्टर, तो सिर्फ इतना ही आएगा ना. √2 कहाँ से आ गया? ई आरएमएस पूछूंगा तो √2 बोलो. अब E0 बाय √2 इंटू XC. दिस इज आई आरएमएस वैल्यू. तो ये हो गया तुम्हारे रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज. एंड यू नीड टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2. कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2. मोर देन हाफ आवर लेट. 10 मिनट से ज़्यादा लेट हुआ तो मैं आने नहीं देता हूँ. तो नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आना है तो आओ, लेट आना है तो फिर मत आओ. कंपेयर 1 and 2. तो व्हेन यू कंपेयर 1 and 2 you get peak value equal to 250 volts and ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 पाई. गुड. ये तो हो गया. चलो इतना तो इन्फॉर्मेशन मिल गया हमको चाहिए अब पहला केस. करंट I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी. अभी I0 हाउ डू फाइंड I0? वो तो निकाल, फाइंड तो करना पड़ेगा ना I0. हाँ, I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन XC ओमेगा C. यस, क्योंकि XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C. ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो I0 इज E0 ओमेगा C cos ओमेगा T. तो I इक्वल टू E0 पीक वैल्यू 250, ओमेगा 100 पाई, और कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड. 2 × 10⁻⁻⁶ cos ऑफ 100 पाई T. तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा 250 × 2 500 और ये 100, मतलब 5 × 10⁻⁴ और 10⁻⁻⁶, तो कितना? -2. तो यू हैव 5 पाई. 500 का 0 हटा दिए, ये 100 भी हटा दिए, 10⁻² हो गया, -6 और +4, कितना बचा? 5 पाई. तो I इक्वल्स टू 5 पाई इंटू 10⁻² cos ऑफ 100 पाई T. What is pi value? 3.14. What is 3.14 into 5? Into 5 होना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेना. इजी पड़ता है ना? कितना? 15 पॉइंट. बराबर ही तो बोल रहे हो. 5 into 3 is 15. 0.14 into 5 is 0.7. तो 15.7 cos of 100 pi T आ गया. या तो ऐसा लिखो, या तो 15.7 साइन ऑफ 100 पाई T प्लस पाई बाय 2, ये भी चलता है. इट ऑल्सो वर्क्स. हो गया. तो ऐसा आना चाहिए. देखते हैं अभी आपका टेक्स्ट बुक में आंसर क्या है. या बराबर, ये 10⁻² से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया ना. 15.7 × 10⁻² आएगा ना, तो ये जो डेसिमल है शिफ्ट होगा कि नहीं इधर? यस. तो 0.157. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करंट. तो ये इक्वेशन हमारा हो गया मैच. गुड. और क्या पूछा था?
अब देखो अभी IRMS तुमसे पूछा है, तुमने ऑलरेडी पीक वैल्यू करंट का फाइंड कर ही लिया, ये पीक वैल्यू होता है कि नहीं, तो फिर ये RMS फाइंड करने के लिए इतनी मेहनत मत करना। व्हाट इज RMS वैल्यू? I0 बाय √2, क्योंकि तुमने ऑलरेडी I0 फाइंड कर लिया, इसके लिए यू कैन डायरेक्टली राइट दिस डाउन नाउ। तो ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका what we were supposed to find was IRMS. IRMS is I0 by √2. This is I0, 0.157 by √2. What is 0.157 into 0.7? अरे by √2 किया ना, 1 by √2 0.7071, 0.157 divided by 1.414, 0.111 एम्पियर। इसको भी मैच कर लेते हैं, 0.111 एम्पियर। डन, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टीन 100 मिली हेनरी इंडक्टर, इंडक्टेंस की वैल्यू बता दी आपको 100 मिली हेनरी, और 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 25 × 10⁻⁶ एंड 15 ओम रजिस्टर, मतलब LCR सर्किट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 120 वोल्ट RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, AC सोर्स। कैलकुलेट इम्पेडेंस Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC²। करंट एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस IRMS इक्वल्स टू ERMS बाय Z, लेकिन एट रेजोनेंस Z इज R, क्योंकि XL इक्वल टू XC होता है, राइट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR 1/2 पर रूट ऑफ LC। तो आपको इस सर्किट में क्या क्या दिया है, गिवन पैरामीटर्स में आपको दिया हुआ है इंडक्टेंस की वैल्यू 100 मिली हेनरी, मतलब 10⁻⁻1 मतलब 0.1, तो 100 मिली हेनरी इज बेसिकली 100 × 10⁻³ तो 0.1 हेनरी। फिर कैपेसिटर दिया है 25 माइक्रोफैराड का, विच इज बेसिकली 25 × 10⁻⁶ फैराड। देन रजिस्टर दिया है 15 ओहम का। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है 120 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आपको पूछा है नंबर 1 इम्पेडेंस, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 इम्पेडेंस, नंबर 2 दे आर आस्किंग यू करंट एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस पूछा है, करंट एट रेजोनेंस। नंबर 2 रेजोनेंट, नंबर 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR। गुड, तो फॉर्मूला तो तुमको पता ही है सारे के सारे। पहला इम्पेडेंस इज अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब तुमको XL फाइंड करना पड़ेगा, विच इज ω_L विच इज 2πfL। और ये इम्पेडेंस एट रेजोनेंस नहीं बोला, करंट एट रेजोनेंस बोला, तो यहाँ पे XL इक्वल टू XC मत लिख देना। तो इम्पेडेंस एट रेजोनेंस वर्ड यूज किया होता तो Z इक्वल टू R होता। हो गया, दिस इज 1/ωc 1/2πfC। गुड, देन IRMS is ERMS by Z, but at resonance since you have XL equal to XC, therefore Z equals to R, therefore RMS current is RMS voltage upon R, 120 by 15, क्योंकि R के लिए 15 थी, वो 120 था, तो 8 एम्पियर, 120 by 15 से 8, तो 8 एम्पियर आ गया। ये हो गया। और क्या पूछा लास्टली, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिंपल है, FR इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ऑफ LC। तो ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे हो गए रेडी। तो विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन नंबर 1, XL इक्वल टू 2πfL, 2π50, L की वैल्यू 0.1 थी ना, यस, ये 50 है, ऑफ कोर्स 100 into 0.1 is 10 पाई, 3.14, तो 31.4 ओहम। ये हो गया आपका XL का वैल्यू।
XC is 1/2 pi FC. 1/2 into frequency is 50 into 2 is 100 pi. Very good, good for us. ये कितना था? 25 into 10 raised to -6. Excellent. डिनोमिनेटर में 25 आना हाँ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कैलकुलेशंस विल बी वेरी सिंपल नाउ. अब देखो ऐसा है, यू रिमेंबर 1/pi is 0.318. 100 और 10 raised to -6 is 10 raised to -4. वो ऊपर गया 10 raised to +4. 10 raised to +4 को मैं 100 into 100 लिख लेता हूँ. See look, 10 raised to 2, 10 raised to -6 -4 ऊपर गया +4 मतलब 100 into 100. 1/pi 0.318 और नीचे बचा कौन? 25. तो 1 जा और 4 जा, हमारे लिए और भी अच्छा हो गया. ये क्यों अच्छा हो गया? ये 2 0 इसको दे दो. चलो बाद में देते हैं, बाद में रखते हैं इसको. 318 into 4 into 10 raised to -1. इसके 10 raised to -3 थे, ये 10 raised to 2 था, 10 raised to -1 बचा. 318 into 4 is 300 into 4 is 1200. 18 into 4 is 72. 72 होता है ना. तो 1272 into 10 raised to -1. कितना? 127.2. ये हो गया. गुड. तो ये आ गया इतना. अब गलती हुई तो समझ में आ जाएगा आंसर में. अभी फिलहाल तो तुम सॉल्व करते जाओ, आंसर बता देगा हमको सही है कि गलत है. r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. रेजिस्टेंस इज 15 का स्क्वायर. व्हाट वाज XL वैल्यू? 31.4 माइनस व्हाट इज XC वैल्यू? 127.2. 127.2 इसका स्क्वायर. हाउ मच इज दिस डिफरेंस? $95.8. 127.2. वो 0.2 को साइड में रखो, भूल जाओ उसको. 31.4. तो 127 में से पहले 31 माइनस करो. 96. अभी 0.4 माइनस करो. 0.4 माइनस करोगे ना, ये ऐड करोगे. कैलकुलेशंस को लेके यू हैव टू लर्न. यू आर स्टिल स्टक देयर. तुम ना अभी भी उसी मोड में हो, सालों सालों तक तुम उसी मोड में हो. उधार लिया 8, ये 5 और ये 9. 95.8. लेकिन 95.8 कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ दिस डायरेक्टली. तो यू हैव टू लर्न 95.8. व्हाट इज 15 का स्क्वायर? 225. व्हाट इज 95.8 का स्क्वायर? 96 का स्क्वायर करने से बेटर 95 का स्क्वायर करो, क्योंकि इसका तुमको पता ही है. 25 लिख लेना, इसका अगला नंबर कितना होता है? 10. तो 9025 ये 95 का स्क्वायर है पक्का. इसको 9100 मान लेना. 9100 मान लो, उसमें 225 ऐड कर लो. कितना हो गया? चलो इतना ऐड कर लो, इतना कर लो, क्या फर्क पड़ता है. हाउ मच इज दिस? 9250. 9250 का रूट 100 के आसपास आएगा. नहीं, आसपास बोला मैंने, आसपास. तो पहले तो ये 95.8 का स्क्वायर 9177, उसमें 225 ऐड करेंगे. 9402. इसका रूट लेंगे 96.96. वेरी गुड. तो ये पूरा सॉल्व करके 96.96. दिस इज 96.96 ओहम. अभी पहले चेक करने दो, बिकॉज वी हैव टू ऑफ कोर्स क्रॉस वेरीफाई. कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, तो 13.5 इन्होंने तो डायरेक्टली रेजोनेंस पे ही फाइंड करके रखा हुआ है. रेजोनेंस पे तो Z = R होगा ना, वो तो 15 ही होगा. तो इन्होंने इम्पेडेंस, अच्छा रेजोनेंस पूछा था, माय मिस्टेक. तो रेजोनेंस पूछा है तो करना ही नहीं है फिर तो.
पर एक एक्स्ट्रा हो गया, चलो हमारा एक एक्स्ट्रा हो गया काम, थोड़ा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जो पूछा था वो भी देख लेते हैं, वो तो एट रेजोनेंस पूछा है। तो एट रेजोनेंस, सॉरी माय मिस्टेक, लेकिन गुड दैट वी हैव डन वन एक्स्ट्रा थिंग। तो एट रेजोनेंस अगर पूछा है तो ये तो बड़ा सिंपल है, 15 ओम। गुड, कभी कभी गलती अच्छे के लिए होती है, अच्छा हो गया, वी हैव डन वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा था तुमको, ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट आरएमएस, मतलब करंट एट रेजोनेंस, ई आर एम एस बाय आर। ये तो 8 एम्पियर, ये तो 8 एम्पियर आने वाला है, 8 आने वाला है। 120 बाय व्हाट इज आर, 15, है तो 8 एम्पियर है, जस्ट टू सिंपल। उसके बाद क्या पूछा था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, एल की वैल्यू 0.1 और ये कितना था 25 इंटू 10⁻⁻6, 25 का 5, 10⁻⁻6 का -3 और 0.1 इज, हाँ तो √10 ऊपर जाएगा वो 3.2, 3.16 होता है, एग्जैक्ट करने जाओगे तो दैट इज 3.16, गुड फॉर अस। पाई और वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि √10 इज, 10 को तुम पाई स्क्वायर भी तो लिखते हो ना, 10 को तुम पाई स्क्वायर लिखते हो कि नहीं, तो ये आ जाएगा 1/, ये देखो ये कितना है 2 इंटू 5 10 और 10⁻³ कितना 10⁻², ये 10, ये 10⁻³ तो 10⁻², और ये पाई साथ में था, और ये जो √10 है, √10 इट इज अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर, तो ये पाई पाई भी कैंसल, तो ये गया सीधा सीधा ऊपर, तो कितना आ गया 100, तो 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर है 100.65, हमने अप्रोक्सीमेशन की, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13.6, a coil of 0.01 Henry inductance and 1 ohm resistance is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. Find the impedance of the circuit and time lag between maximum alternating voltage and current. तो पहले हमको क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर में इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.01 हेनरी मतलब 10⁻², एंड रेजिस्टेंस इज 1, मतलब सर्किट इज एलआर सर्किट, कैपेसिटेंस नहीं है तो सर्किट इज एलआर सर्किट, और ERMS 200 वोल्ट बोला है तो वो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, कितना RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द गिवन डेटा। देन फाइंड द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पेडेंस तो तुमको मिल जाएगा, व्हाट इज इम्पेडेंस, √R² प्लस XL², क्योंकि यहाँ पे C तो था नहीं, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट impedance of the circuit. Number 2, you are supposed to find out time lag. What is the meaning of this? Time lag between maximum alternating voltage and current. Phase difference, देखो दो चीज़ होती है, एक तो phase difference होता है, एक time difference होता है। phase difference का मतलब ये होता है कि at a given instant of time वोल्टेज और करंट में कितना phase difference है, और time difference का मतलब ये होता है कि कितने टाइम इंटरवल में कितना टाइम इंटरवल है दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वेव्स है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा, राइट, तब शायद करंट मैक्सिमम नहीं हो, शायद इस केस में नहीं ही है, क्यों, क्योंकि ये एलआर सर्किट है। सिर्फ आर सर्किट होता तो उसमें तो दोनों एक साथ पीक करते, तो इमेजिन एलआर सर्किट में वैसे कौन लीड करता है, ईएमएफ, तो इमेजिन पहले ईएमएफ का पीक वैल्यू आया, अभी तक करंट का नहीं आया क्योंकि ईएमएफ लीड कर रहा है, और वो ईएमएफ का पीक वैल्यू आने के बाद अभी ईएमएफ का वैल्यू कम हो रहा है, अब करंट का पीक वैल्यू बाद में हुआ, तो करंट और ईएमएफ के पीक वैल्यू में कितना टाइम डिफरेंस है, ऐसा बोला इन्होंने, टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। समझ में आया क्या पूछा गया है, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर इज बेसिकली फेज डिफरेंस, ईएमएफ इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग। तो पहले ईएमएफ का पीक आया,
वो चला गया पीक, अब किसका पीक आया, करंट का पीक आया, तो इन दोनों के पीक में कितना टाइम लैग है ऐसा आपको पूछा है। तो देखते हैं हाउ टू फाइंड दिस आउट। गुड, तो हाउ टू फाइंड दैट, सबसे पहले इम्पिडेंस तो देख लेते हैं, और जो टाइम लैग है इसको मैं डेल्टा टी बोल देता हूँ। और यू नो फिजिक्स के दो से तीन चैप्टर ऐसे हैं जिनके सारे इक्वेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तुमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स देखा था, तुमने ऑसिलेशन देखा था, तुमने वेव ऑप्टिक्स देखा था, वो सारे वेव्स थे, ये भी वेव है, मतलब वहां पे जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखे वो सीधा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गुड, तो पहले तो मैं इम्पिडेंस फाइंड करना बता देता हूँ। यू हैव आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स एक्सएल तुमको भी पता है 2 पाई एफ एल होता है वो, और तुमको एल और एफ दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, बिफोर आई टेल यू द टाइम डिफरेंस, डू यू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। यहाँ पे भी वैसा फॉर्मूला बना सकता हूँ, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करनी है, हम लोग ना बहुत बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे। डू यू रिमेंबर दिस, व्हाट इज दिस ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज बेसिकली थीटा बाय टी। मैं थीटा को फाइ लिखूँ क्या? यस आई कैन राइट डाउन, मेरी मर्जी। व्हाट इज फाइ ओमेगा टी, व्हाट इज डेल्टा फाइ ओमेगा डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा फाइ बाय ओमेगा। ये हो गया हमारा काम। गुड, इसलिए चैप्टर्स आर सो कनेक्टेड, क्योंकि वो कौन डिराइव करते बैठेगा अब? फेज डिफरेंस से भी होता है वो डिराइव, मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू इट। यू वांट टू नो हाउ टू डू इट, मैं बता देता हूँ, बट दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो तुमने ऐसा सीखा था, अगर याद होगा तो, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, सीखा था क्या? मैं तभी तुमको बताया था, तब तुमको बताया था मैंने, तब मैंने बताया था कि अगर तुमको फाइ को, फेज डिफरेंस को टाइम के साथ कनेक्ट करना है, टाइम के साथ, तो वेवलेंथ की जगह पे टाइम पीरियड लिखो, और पाथ डिफरेंस की जगह पे टाइम पीरियड का डिफरेंस लिखो, टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी, इफ यू रिमेंबर। बराबर, बन गया ना फॉर्मूला? हो गया? कैसे हो गया पता है? व्हाट इज 2 पाई बाय टी? 1 बाय ओमेगा। 1 बाय ओमेगा होता है कि नहीं? नहीं, क्यों ओमेगा होता है? ओमेगा। तो डेल्टा टी इक्वल टू 5 बाय ओमेगा, तो वही तो लिखा मैंने, डेल्टा 5 बाय ओमेगा। तो यहां से भी आ सकता था, वहां से भी आ सकता है, तो बेटर इजी थिंग वाज टू डू दिस वाज इजी डन, एकदम इजी। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी, तो मिल गया डेल्टा टी डेल्टा 5 बाय ओमेगा। हो गया फॉर्मूला रेडी, अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ एक्सएल, विच इज 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ, फ्रिक्वेंसी 50 दिया है ना? यस, 50 बोला है, बहुत अच्छा काम कर दिया हमारा। एल कितना है? 10⁻², 0.01, और ये कितना है? हाँ 100। ये 100 और 10⁻² कैंसिल, तो क्या बचा? पाई। पाई मतलब 3.14 ओहम। तो उसको मैं 3.14 लिखने ही नहीं वाला हूँ, पाई रखेंगे। क्या फाइंड करना था तुमको? क्या फाइंड करना है? जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, 1 तो अभी इसको 3.14 लिख लेते हैं। आई वुड एक्चुअली प्रिफर राइटिंग डाउन पाई, क्योंकि पाई स्क्वायर होता है 9.85, 3.14 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर होता है 9.85। चेक कर लो, यू ऑलवेज हैव टू चेक कैलकुलेशंस। 3.14 का स्क्वायर 9.85, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10.85, 10.85 का स्क्वायर रूट 3.2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो, तो ये 10.85 इसका रूट एग्जैक्ट ही कर लेते हैं ना, इसमें ऐड कर लेंगे 1, उसका ले लेंगे रूट 3.29, 3.3 मतलब 3.29 ओहम। दिस इज द इम्पेडेंस। चलो चेक करते हैं क्या दिया है। 3.29 ओहम, गुड। तो 3.29 आ गया आंसर, गुड। देन
अब क्या चाहिए तुमको, डेल्टा टी। तो तुमको अगर डेल्टा टी चाहिए, अब प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा टी के तुमको पहले डेल्टा फाई चाहिए। ओमेगा तो तुम्हारे पास है 2πf, अब डेल्टा फाई कैसे फाइंड करोगे? इम्पेडेंस ट्रायंगल, इम्पेडेंस ट्रायंगल। ये साइड कौन था, आर, ये कौन था, एक्सएल, और ये कौन है जेड। अब देखो तुम्हारे पास जेड भी है, तुम्हारे पास एक्सएल की वैल्यू भी है, तुम्हारे पास आर भी है। तो अब तुम्हारी मर्जी cos फाई यूज करना है कि tan फाई यूज करना है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास कौन सा साइड है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या यूज करना। हमको तो तीनों ही पता है यहाँ पे। तो वी नो दिस इज आर, we know this is xl, this is z, and this is phi. If I take cos phi, it will be r by z. If I take tan phi, it will be xl by r. तो whichever you want to use, you can use, but थोड़ा सा सोचो अच्छे से। ये वैल्यू कितनी थी, पाई, ये कितनी थी 1, ये कितनी है 3.29, मतलब 3.3, करेक्ट, गुड गुड। तो व्हाट डू यू थिंक इज इजी फॉर यू टू डू? tan, क्योंकि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट तो 1 है ना, तो डेट इज डायरेक्टली पाई। तो tan फाई की वैल्यू पाई, मतलब tan फाई की वैल्यू 3.14, तो तुमको वहां से फाई मिल जाएगा। सो देयरफॉर इफ आई टेक tan ऑफ फाई, दैट इज xl बाय r, तो tan ऑफ फाई xl की वैल्यू पाई बाय r इज 1 विच इज 3.14। तो बस तुमको फाई मिल जाएगा यहाँ से tan inverse of 3.14. What is the approximate value? 73, क्योंकि tan of 60 is √3, √3 is 1.732, और tan of 90 तो इन्फिनिटी होता है, मतलब 60 के तो ऊपर ही है ये। और कल या परसों किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था तुमको tan इनवर्स ऑफ 5 80 डिग्री पे आता है। तो अभी यू विल हैव टू यूज टेबल्स, डायरेक्टली तो नहीं बता सकते यहाँ से। तो यू आर सेइंग 73, चलो अभी देख ही लेते हैं 72.35, तो ये 72.35 डिग्री पे आता है। इफ यू वांट टू वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई, कैलकुलेटर है हमारे पास तो कर लेते हैं। पहले मैं डिग्री में जाता हूँ, 72.35 का tan 3.14 बराबर आ गया, गुड। क्या चाहिए था हमको, क्या चाहिए था, टाइम लैग चाहिए था ना। व्हाट इज टाइम लैग, डेल्टा फाई बाय ओमेगा। व्हाट इज डेल्टा फाई, 72.35, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, रेडियन ऐसा यूनिट होता है, डिग्री नहीं। हाउ डू यू कन्वर्ट, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते। नहीं, वही तो दिक्कत है, इशू वही है कि यू ट्राई टू रिमेम्बर, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 होता है, 180 बाय पाई नहीं होता है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस बाय 180 बाय पाई की पाई बाय 180, पाई बाय 180, गुड। वैसे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं, बट 11th का पहला चैप्टर था डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें मैंने तुमको बताया है 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻²। तो एनीवेज 72.35 डिवाइड बाय 180, डिवाइड बाय 180, 0. और अब ये पाए 3.1, अच्छा 3 पक्का 3.14, श्योर 3.14, हाँ गुड। कितना हो गया 1.26, नहीं तो कोई बोलता 180 लिखो वापस, तो कितना आएगा ये 1.26 अपॉन ओमेगा, कितना है ओमेगा 2πf, 2πf। सी अगेन थोड़ा टाइम जा रहा है मुझे पता है, बट यू हैव टू ऑलवेज कीप एन आई ऑन, तुमको यूज कहाँ करना है, यहाँ यूज करना था ना, तो तुमने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर लिया ये कन्वर्जन करने में, करना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, पाई पाई बाय बाय हो जाएगा यहाँ से, क्यों, नीचे 2πf है ना, तो इसको ऐसा लिख दो ना फिर 72.35 इंटू पाई बाय
180। ठीक, तो यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। वेरी गुड, गुड फॉर अस। 72.35 2 इंटू एफ कितना है 150, कितना है 50, हमारे लिए और अच्छा हो गया 50 हो गया। वेरी गुड, गुड फॉर अस। क्योंकि अब सिर्फ इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं मैं, मुझे सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे। और 72.35 बाय 180 तो मैंने तुमको अब भी बताया। 72.35 डिवाइड बाय 180 कितना था 0.4, और 2 डेसिमल शिफ्ट करो नीचे 100 है तो 0.004 सेकेंड, 4 मिली सेकेंड। देखते हैं आंसर टेक्स्ट बुक का 0.004 सेकेंड एग्जैक्ट। अभी देखो ये तो तुमको मैंने 72.35 बाय 180 कैलकुलेटर से करके दिया। कैलकुलेटर नहीं भी करते तो भी प्रॉब्लम नहीं था। क्यों नहीं था? व्हाट इज 75 का डबल 150, व्हाट इज 75 का आधा 37.5। तो 150 में अगर मैं 37.5 ऐड करूं तो 187.5, हाँ कि ना? तो इमेजिन कर लो ये 72.35 नहीं है, ये क्या है 75, नीचे 180 नहीं है, क्या है 187.5। तो क्या हो गया 1 जा एंड 2.5 जा बराबर 2.5 जा। श्योर श्योर 100% बराबर है ना? तो ये जो 2.5 है 2.5 है और ये कितना है 100 है ना? 2.5 और 100 तो कितना हो गया पता है 1/250 कितना होता है? गुड, हो गया, डायरेक्टली आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम्पल 13.7 a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz supply। R की वैल्यू 100 है, ERMS दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। अभी थोड़ा केयरफुल रहूंगा मैं, पूरा पढ़ लूंगा मैं, पहले ओवर फुल साइकिल बोला है। ओके ठीक है, नहीं तो फिर अननेसेसरी सिंपल क्वेश्चन भी बड़े बड़े हो जाते हैं हमारे। तो यू हैव 100 ओहम का रजिस्टर एंड देन you have RMS value of voltage, how much 220 volt and frequency is 50 hertz। Good, then you are supposed to find out RMS value of current IRMS, and then you are supposed to find out net power consumed। it is a joke, net power consumed over a full cycle, the average। so what will be the formula to find out IRMS? ERMS by R, क्योंकि ये सिर्फ रजिस्टिव सर्किट है तो Z के नाम पे सिर्फ R ही है इसमें। What is power consumed? ERMS IRMS। तुमको जनरल फॉर्मूला लिखना है तो cos फाई लिख दो, लेकिन cos फाई की वैल्यू 1 होती है इस केस में। हमने एवरेज पावर ओवर अ फुल साइकिल ऑफ रजिस्टिव सर्किट डिराइव किया था, ERMS इंटू IRMS, जिसको तुम एपरेंट पावर भी बोलते हो। गुड, तो सिंपल तो IRMS is ERMS by R। what is ERMS 220, what is IRMS, sorry what is R 100, तो कितना हो गया 2.2 एम्पियर, 2.2। गुड, देन एवरेज पावर इज जोक ERMS into IRMS। what is ERMS, what is ERMS 220। पक्का what is IRMS कितना 2.2, 22 का स्क्वायर है ये 484 वैट हो गया। अगर किलोवाट में लिखना होगा तो कितना 0.484। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.8 a sinusoidal voltage of peak value 283 volts and frequency of 50 hertz is applied to a serial LCR circuit in which resistance is 3, inductance is 25.48 millihenry and capacitance is 796 microfarad। ये जो ऐसे अजीब अजीब नंबर दिए होते हैं ना, तो ये इसलिए होता है, शायद चेक करेंगे टू हेल्प यू विथ कैलकुलेशंस। देखते हैं, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अभी एट रेजोनेंस नहीं बोला है, ओके मतलब हमको टोटल इम्पीडेंस निकालना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस सोर्स एंड द करंट, मतलब फेज डिफरेंस पूछा है। पावर फैक्टर पूछा है cos फाई,
और पावर डिसिपेटेड पूछा है, ERMS IRMS cos phi। तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, हमको बोला है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का पीक वैल्यू 283 वोल्ट का पीक वैल्यू है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आपको बोला है रेजिस्टेंस की वैल्यू इस सर्किट में सिर्फ 3 ओम है। ओके, इंडक्टेंस की वैल्यू 25.48 मिली हेनरी है, 10⁻³ हेनरी है। ओके, देन कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे 796 माइक्रोफैरड है, 796 माइक्रोफैरड है। ओके, और आपको पूछा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, you are supposed to find out number 1 impedance of the circuit Z, number 2 क्या पूछा है, और phase difference phi, number 3 power factor which is cos phi, number 4 average power dissipated। तो obviously you know the formulas now, इतने टाइम से हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो अभी तुमको पता है ही, अंडर रूट ऑफ r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इसमें तुम पहले XL फाइंड करोगे 2πfl से, और तुम XC फाइंड करोगे 1/2πfc से। उसके बाद फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। कहाँ से, इम्पीडेंस ट्रायंगल, फेज डिफरेंस। तो इफ यू रिमेंबर इम्पीडेंस ट्रायंगल में अपोजिट साइड होता है रिएक्टेंस का साइड, और ये होता है रेजिस्टेंस का साइड। तो रिएक्टेंस का साइड XL माइनस XC बाय R, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल तो पता नहीं कि XL ज़्यादा कि XC ज़्यादा, तो मैंने मॉड डाल दिया, बिकॉज आई डोंट नो। तो कैलकुलेट करने के बाद समझेगा ना कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो फिलहाल आई पुट अ मॉड, तो मॉड आ गया। फिर क्या चाहिए, पावर फैक्टर, इसका टेंशन नहीं है, ये R/Z होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। Good. Number 4, average power consumed, dissipated is average power, which is ERMS, IRMS, cos phi, right? Good. तुम actually, if you logically think, तुम्हारे पास peak value of EMF है ना 283, वहां से तुमको ERMS मिल जाएगा क्या, हाँ, E0/√2, सही है, श्योर, करेक्ट। और तुम cos phi तो निकालने ही वाले हो, और तुम Z तो निकालने ही वाले हो, तो थोड़ा मेहनत कम करना होगा तुमको। तो तुमको ये याद होना चाहिए, मैंने बताया था पहले भी तुमको, ऐसा मत लिखो फिर, ERMS स्क्वायर बाय Z इंटू cos phi। V²/R होता है कि नहीं, वो पावर इज V²/R, वो DC सर्किट होता है। इधर क्या आएगा, E²/Z इंटू cos phi, क्योंकि ERMS मुझे इजीली मिलने वाला है, इट इज पीक वैल्यू बाय √2, करेक्ट। Z तो मैंने फाइंड करने ही वाला, वो तो क्वेश्चन में पूछा है तो करना ही पड़ेगा, और पावर फैक्टर भी पूछा है, तो दिस इज हाउ यू रिड्यूस स्टेप्स, नहीं तो फिर IRMS भी फाइंड करते। तो मत करो। तो पहला केस है मैं जिसमें XL फाइंड कर लेता हूँ, 2πfl। हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी, 50 था क्या, 50। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दी थी, आई जस्ट डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस वियर्ड नंबर। देखते हैं, 10⁻³ कुछ तो होगा। तो ये हो गया 100, और ये होगा 10⁻³ तो 10⁻⁻1, 25 into 4, 25.4 into 10⁻⁻1, 2.548 पाई। ये पाई बाकी है ना, पाई 2.548 into पाई is 3.14, 2.5, 3.1 into 2.5, देखते हैं वॉट एवर इट इज। अप्रोक्सीमेशन तो कर लेंगे, लेकिन आंसर मैच नहीं होगा फिर। इंटू 3.14, ए देखो है ना, बोला था ना ऐसे नंबर जब दिए थे तो रफली 8 मिल गया तुमको। दिस इज 8 ही ले लो अब इसको, 8 ओहम। अगर ये 8 है, ये 8 है, तो अभी XC फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 3। ओके, हाउ डू यू फाइंड आउट XC, 1/2πfc, 2πf, 2 into f is 100f, और ये कितना था 796 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶। अगेन
दिस इज अ प्रीटी वियर्ड नंबर अगेन, ऐसा क्यों देखते हैं। ये कितना है 10⁻⁻⁴, ऊपर जाकर 10⁻+4, इसको 800 मान लो, 800 और 3.14 को 3 मान लो, तो 800 इंटू 3 2400, 2400 ये 100 और 100 उड़ा दिए, राइट। तो लगभग 4, कितना 4। तो टेक्स्ट बुक से वेरीफाई भी कर लेंगे हम लोग क्या क्या नंबर आ रहे हैं। गुड, राइट। तो 4 ही दिया है, देखो 4 दिया है, एग्जैक्ट 4 दिया है। तो ये जो ऐसा एकदम वियर्ड नंबर दियो ना, इसका मतलब दे आर टेलिंग यू कि अप्रोक्सीमेशन यूज करो। तो हमेशा अभी इसके आगे से याद रखना, ऐसा 25.48 796 मतलब तो तुमको ये बता रहे हैं कि यूज अप्रोक्सीमेशंस। तो एक्सेल की वैल्यू भी उन्होंने 8 ओम दिया हुआ है, एग्जैक्टली 8 ओम है। गुड। देन अभी चाहिए था तुमको इम्पिडेंस, तो √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। व्हाट इज आर? 3 था ना, 3 का स्क्वायर 9, एक्सएल की वैल्यू कितनी आई 8, और वो 4 उसमें से गया 16, मतलब ये कितना आ गया 5। वेरी गुड, 5 आ गया। ये इम्पिडेंस इज 5, इम्पिडेंस 5 आ गया। और क्या चाहिए था? इम्पिडेंस के बाद क्या पूछा था आपको? फेज एंगल, फेज डिफरेंस मतलब, तो tan phi। तो tan phi इज मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी, वो मॉड ऑफ एक्सएल 8 - 4 अपॉन रेजिस्टेंस 3, यस 4/3। tan phi इक्वल टू 4/3, तो phi इक्वल टू tan 4/3 कितना 1.33333, कितना 45 से 60 के बीच में, क्योंकि tan 45 इज 1, tan 60 इज 1.732। तो आंसर देखो क्या आता है इसका 53.1। कितना है ये 53.1, कितना है ये 53.1। वेरी गुड, दिस इज 53.1। गुड गुड, सो दिस इज 53.1। मैं एक्चुअली तुमको इसका शॉर्टकट बताता हूँ अब। शॉर्टकट ये भी नहीं करना, ये तुमको फिर भी सोचना पड़ रहा है। यू नो साइन और कॉस के 2 फेमस वैल्यूज है 37 एंड 53। तो अगर तुम डायरेक्टली cos phi निकाल लेते, क्योंकि तुमको पावर फैक्टर तो निकालना ही है। व्हाट इज पावर फैक्टर? r/z, व्हाट इज r 3, व्हाट इज z 5, तो 3/5, 3/5 इज 0.6। साइन की वैल्यू 0.6 कौन से एंगल पे होती है? कौन से एंगल पे होती है? 37। गुड, तो वहां से भी आ सकता है ये, तो यू कैन हैव दैट आल्सो फ्रॉम देयर, मिल सकता है वहां से। तो वहां से भी फाइंड करोगे तो 53 आएगा, यहाँ से भी 53 आएगा। वो रिमेंबर, साइन अगर मैं यूज कर रहा हूँ या कॉस यूज कर रहा हूँ, तो उसमें एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे तुम एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करते हो, तो ये 53 आ गया आपका tan से आ गया। फिर क्या फाइंड करना था? पावर फैक्टर मतलब cos, व्हाट इज cos phi? r/z, व्हाट इज r 3, व्हाट इज z 5। और ये तो तुमको बोल रहा था cos phi 5/3 अगर आया तो 3/5 आया, तो कितना आया ये 0.6, 0.6। तो यहाँ से भी मिल गया ना तुमको, cos की वैल्यू 0.6 कौन से एंगल पे होती है 53, किस पे होती है 53, यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ठीक है, बोथ आर द सेम, या वो यूज करो या ये यूज करो, आंसर वही आने वाला है। तो पावर फैक्टर 0.6 है, पावर फैक्टर 0.6 आ गया। अब क्या फाइंड करना था? एवरेज पावर। एवरेज पावर मैंने तुमको क्या बोला? ERMS स्क्वायर बाय z इंटू पावर फैक्टर। गुड, ERMS, व्हाट इज ERMS? E0/√2, E0/√2 का स्क्वायर, तो E0/√2 का स्क्वायर मतलब E0 स्क्वायर बाय 2, और ये z और ये cos phi। हाउ मच इज E0? 283 है। कैसा नंबर दिया है, 283 का स्क्वायर करो। अब z कितना था 5 था ना, और ये कितना था 0.6। 283 का स्क्वायर, 283 का स्क्वायर मैं तो नहीं करने वाला 283 का स्क्वायर। I will not do it. I'll put a 10 here and I will put a 6/10 over here. 28.3, 28.3 उसको मैं 28 मान लूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है?
अरे 28 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर पूछो तो 900 बोलोगे, 25 तक का स्क्वायर पूछा तो 625 तक पता होता है। 26 का स्क्वायर नहीं पता। 784 पक्का? श्योर? 784, चलो 800 मान लो क्योंकि ये 0.3 है। 800 इंटू 6 कितना होता है? 8 6 48, तो 4800। तो गलती है, गलती, वो तो आंसर नहीं आ रहा, तो एग्जैक्ट कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा अब मेरे को। z की वैल्यू यही थी ना? यस। और ये 283 था ना पीक पावर, E0/√2 था वो, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, 2 इंटू जेड 0.5। कैलकुलेशंस तो डोंट वरी, अगर तुमको ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर आए तो या तो दिए होंगे या तो लॉग टेबल तुमको दिया होगा, कुछ तो दे देंगे। अभी है यहाँ तक तो ठीक आ रहा है। डिवाइड बाय 10 करोगे तो 8,008.9 आएगा, इंटू 0.6 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 10 कर लूंगा तो सिर्फ एक डेसिमल जाएगा, इंटू 0.6, तो अपना तो बराबर आया 4,805। तो हमारा बराबर आया, तो किसका गलत हुआ फिर? टेक्स्ट बुक का गलत हो गया फिर। आर, पावर डिसिपेटेड इन द सरफेस, इन द सरफेस। अब इसका मतलब पता होना चाहिए। पावर डिसिपेटेड इन द सरफेस, इन द सरफेस, नॉर्मली इन द सरफेस का मतलब होता है पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। तो अगर रजिस्टर बोल रहे होंगे तो आंसर डेफिनेटली विल बी डिफरेंट, क्योंकि उस केस में तुम यहाँ पे z की जगह पे क्या लिखोगे? r, और r की वैल्यू कितनी है? 3। अगर वो 3 है तो थोड़ा सा आंसर हमारा चेंज होगा। मैं क्वेश्चन ही चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज इन द सरफेस का मतलब बताना चाहिए उन्होंने। तो इन दैट केस 283 का स्क्वायर, ये ठीक हो गया, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, एक्चुअली डिवाइड बाय 2 इंटू 3 6 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। 283 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 कर लिया, इंटू 0.6 इंटू 0.6 कर लिया, तो अब ठीक है। अब इनका आंसर, हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो आई एक्सपेक्ट कि उन लोगों ने ना इन द सरफेस ये वर्ड ही गलत यूज किया है। दे वांटेड टू टेल यू इन द रजिस्टर, तो वो रजिस्टर की जगह पे सरफेस प्रिंट हो गया, तो सरफेस का मतलब रजिस्टर होता है, ऐसा तो बोलना चाहिए फिर। तो द क्वेश्चन इज रॉन्गली स्टेटेड, तो यहाँ पे इन द रजिस्टर बोलेंगे तो टेक्स्ट बुक के साथ तुम्हारा आंसर मैच होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। अभी ठीक है, मैंने दे से रजिस्टर, तो देन इट इज ओके। तो रजिस्टर बोलेंगे तो यहाँ पे रहेगा, क्या आएगा? आर, तो यहाँ पे आर लिखेंगे, और यहाँ पे आर लिखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 आएगा। और जहां जहां पे तुमको पावर डिसिपेटेड में z दिख रहा है, वहां पे क्या आएगा? आर। आर आया तो इधर भी फिर लिखना पड़ेगा आर। अभी देन नाउ इट इज ओके, नाउ आवर आंसर मैचेस एग्जैक्टली विथ द टेक्स्ट बुक वन। गुड, वैट ऑफ कोर्स। तो पावर डिसिपेटेड इन द सरफेस ऐसा कुछ नहीं होता है, रजिस्टर बोलना चाहिए था, रजिस्टर।